Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. After long time यार है ना अपना अपना कैमरा वैमरा तो एक बार ऑन करो यार मतलब बहुत टाइम हो गया तुम लोगों को देखे हुए अपना हो रहता हाय गाइस हेलो कोई अपना कैमरा वैमरा ऑन नहीं करेगा क्या यार हेलो सर। हेलो आजा ईशान तुम तो भी सेंटर आ रहे हो ना सेंटर भी हो नाइस बाकी सब लोग निकम्मे ओके आ रहे हैं Hello, sir. यार गाइस करो यार इतना क्या सोच रहे हो शर्मा रहे हो यार या ऐसा मतलब बैठे हो कि सर हम ऑन ही नहीं कर सकते बहुत कंडीशन नहीं ऐसी ऐसा है क्या यस सर। Yes. वेरी नाइस है ना समझ गया था मैं अगर इतना टाइम ले लिया तुम लोगों ने तो मतलब हाँ एनीवेज गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना गुड आफ्टरनून एंड ये बताओ तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम की अभी जो भी मेंस की पेपर हो रहे हैं लिख रहे हो ना सारे Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ सारे लिख रहे हो ऑलराइट कुछ एनटीए वाले पेपर भी हो रहे हैं कुछ अपने खुद के अपने जो जीटीएम है वो पेपर्स भी हो रहे हैं हमारे तो मेरे ख्याल से जो जीटीएम वगैरह है उनके सबके सॉल्यूशन भी साथ में आते होंगे आंसर की के साथ साथ Yes, sir. Yes, sir. एंड जो एनटी हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन भी मतलब मिल जाते होंगे यार आपको शिफ्ट के हिसाब से पता लग जाता है वो क्या है अच्छा आपने एक अपने पेपर छोड़ो जो भी आपने एनटीए के पेपर दिए होंगे ना अभी कुछ पेपर्स एनटीए वाले Yes, sir. है ना Yes, sir. तो क्या फील आई है मतलब है ना अभी तो खैर अपने लिए ज्यादा आसान हो गया कि अपने को 10 क्वेश्चंस हैं 10 में से अपने को 5 सेलेक्ट करने हैं तो कोई ऐसा टॉपिक जो हमारा वीक है या कोई ऐसा टॉपिक जो कि मतलब कॉर्नर कॉन्सेप्ट वाला है उसको हमें चॉइस मिल गया है तो अभी तक आपने जो अभी हमारे लिए आसान पड़ेगा पता है ये पैटर्न और अभी आप इस पैटर्न पे जब पेपर दे रहे हो तो आपको लगता है कि अच्छा है ये वाला ज्यादा ना इसमें चॉइस है तो स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हो गए बढ़ गए है ना जो आपने एनटी वाले पेपर दिए पेपर को देख क्या फील आई है सब वही जो बाद के 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 3-4 ही मतलब हो पाते हैं जो एक नहीं आता फिर वो छोड़ना ही पड़ता है यहाँ पे चॉइस मिल जाती है वो ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो जो आपके 2020 में जो आपके पेपर्स हुए थे वो क्वेश्चंस वो पेपर अच्छे थे मतलब है ना पूछोगे तो ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम केक वॉक था कि भैया क्वेश्चन आया और पेन उठाया सॉल्व कर दिया ठीक डिसेंट क्वेश्चन थे कोई दिया आपने 2020 के स्लॉट वाला कोई पेपर एनटी का Yes, sir. टाइम लग रहा है ना क्वेश्चन करने को इजी नहीं थे हाँ 19 वाला एकदम मतलब क्या एब्सोल्यूट जीरो लेवल पे आया था बहुत आसान पेपर आया था 20 में थोड़े से उन्होंने क्वेश्चन की क्वालिटी ठीक की तो बट ऐसा टफ नहीं है तो अगर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे ना तो हाँ जैसे मैं पेपर मैंने देखे हैं खूब सारा अक्सर पेपर देखते हैं तो आप एक चीज नोटिस करना जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उनके क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बनाने में दिक्कत नहीं होती होगी लेकिन जो एक्स्ट्रा जेईई मेंस वाले टॉपिक है शायद वही थोड़ा बहुत फंसते होंगे Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. वहीं पे होती है दिक्कत देखो मैं इसके लिए ये जरूर बोलूंगा देखो ना जो एक्स्ट्रा टॉपिक वाले क्वेश्चन है ना उनमें हमेशा हर किसी को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है क्योंकि उसकी उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं की होती है कि जितना हमने क्योंकि यार जैसे रोटेशन उठा लो या कोलिजन उठा लो या कोई भी इलेक्ट्रो उठा लो उसकी तो यार प्रॉपर बुक की सॉल्विंग हम लोग करते हैं बट जैसे कि सेमी कंडक्टर्स आ गया सेमी कंडक्टर्स में यार मान के चलो अगर आपने जो पेपर दिया देखा मोस्टली सेमी कंडक्टर से क्वेश्चन जो आते हैं वो डायोड या फिर लॉजिक गेट्स पे आते हैं Yes, यस sir. सर। Yes, sir. मेरे ख्याल से लॉजिक गेट्स वाले क्वेश्चन तो आप में से सब लोग बना देते होंगे यस सर। Yes, sir. Yes, डायोड sir. वाले नहीं होते। हाँ डायोड वाले क्या है सिर्फ किरचॉफ लॉ लगाना है मतलब अगर आप प्रदीप उठा के या फिर अगर आप अपना एचसी उठा के सब एक बार सॉल्व एग्जांपल या कुछ प्रॉब्लम्स प्रदीप उठा सकते हो कोई दिक्कत नहीं एब्सोल्युटली यार उसको उठाओ उसमें से क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत अभी कर लोगे तो डायोड वाले क्वेश्चन भी आसानी से बनने लग जाएंगे राइट पर ये मान के चलो अगर सेमी कंडक्टर से कुछ ऐसी चीज पूछ ली जो कि उन्होंने कुछ अच्छा पूछ लिया तो नहीं बनने वाला है क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो जो टॉपिक है कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हो गया या ये सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर हो गया ये प्रॉपर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स है तो अगर उन्हें उस लेवल पे थोड़ा बहुत भी चीजें हल्का सा आगे पूछा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसलिए इन टॉपिक्स पे बहुत इनफाइनाइट टाइम लगाने की जरूरत नहीं
अपना जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे अपना काम करो। अगर आपको लगता है कि यार मैं कम्युनिकेशन मैंने एक बार पढ़ लिया है, डिस्टेंस से मुझे एएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, लॉजिक गेट्स मुझे आता है, डायोड बेसिक डायोड में फ्लोट बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, किरचॉफ लॉ लगाना मुझे उसमें आया हुआ है, बहुत आया। मतलब अगर उससे ज्यादा मुझे और वो ना कोई एंड नहीं है इस चीज का ना, आप जितना चाहो तो यार कई बार ना टिपिकल थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो अब आपको लगता है कि मैं उसमें थोड़ा और पढ़ के शायद वो कवर कर लूँ, उससे मच बेटर है कि शायद अपने इनऑर्गेनिक पे वर्क कर लो, है ना? कि वो डायरेक्टली एज इट इज चीजें याद होंगी जो एक्चुअली एडवांस में भी काम आएंगी। क्योंकि जो अभी जो मेहनत करोगे वो आप उसको सब जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से मत देखो, उसको आप एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखो कि मेरा जो टाइम जा रहा है वो टाइम का मुझे ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या मुझे उसकी एडवांटेज वहां मिलेगी, वो भी देखो। क्योंकि पॉसिबली यार पहला जेईई मेंस है, पहला देने जाओगे शायद एक आधी कोई चीज रुक गए, मतलब 4 ऑप्शन है ना, 4 जेईई मेंस है, तो हमें समझ में भी आएगा कि मेरे पास आगे का टाइम है, वहां पर मैं थोड़ा और पढ़ लूंगा। बट ये जो कम्युनिकेशन है, सेमीकंडक्टर, ये 2 चैप्टर के लिए मैं हमेशा बोल सकता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ भी थोड़ी बहुत ढंग की चीज पूछी तो डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉड है। लक की बात होती है कि यार कैसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपके पेपर में लॉजिक गेट्स वाला क्वेश्चन आ गया, आपने बना दिया, स्टैंडर्ड डायोड वाला क्वेश्चन आ गया, थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, बना दिया, लेकिन थोड़ा भी घुमाओगे मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, अपने प्रदीप की बेसिक थ्योरी पढ़ ली है, फिर थोड़ा बहुत आपने क्वेश्चंस देख लिए न्यूमेरिकल टाइप की कैसे कैसे बन रहे, बस बहुत है। उससे मच बेटर अपनी एनर्जी लगानी है तो थर्मो पे लगाओ, वेव्स पे लगाओ, जो कि एक्चुअली एडवांस में भी बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, आप एक अगर आप पेपर मैं पहले 12-13 पेपर देख रहा था, उसमें से 7 से 8 पेपर से मुझे एक क्वेश्चन जो कंसिस्टेंटली दिखा है वो ये है, ईएम वेव्स पे क्वेश्चन आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दी होती है, डायरेक्शन Yes, ऑफ sir. दी होती है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेते हैं, वो ई क्रॉस बी से सी की डायरेक्शन आती है ना। यस सर, वो हर पेपर में ही है। यस सर, हर पेपर में एक क्वेश्चन होता है। तो आपको पेपर देख के समझ आ रहा है कि नहीं यार ये चीज तो हर बार पूछी जा रही है, तो चलो यार ये चीज तो हमें पता है, ई क्रॉस बी इक्वल्स टू किसकी डायरेक्शन है, ई क्रॉस बी Energy. ईएम वेव की प्रोपेगेशन की। Propagation of direction उसकी. हाँ, तो ई क्रॉस बी, राइट। तो ईएम वेव से मुझे पता लग गया कि यार या तो क्या रहा है, एक दो क्वेश्चन क्या है वेवलेंथ पे है कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के में अरेंज करना है, या तो वो उस पे क्वेश्चन है, या फिर मोस्टली ईएम वेव में ई दिया होगा, बी दिया होगा, सी मतलब ई दिया होगा, सी पता है तो आप उससे बी निकाल सकते हो या बी नॉट निकाल सकते हो। पूछ रहे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की ये इक्वेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना हुआ है। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन जो कंसिस्टेंटली मैं देख पा रहा हूँ कि जो आ रहा है, मतलब 12-13 पेपर में कम से कम 7 से 8 पेपर में है, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आ जाता है यार। फोकल लेंथ दी हुई है, इसकी दी हुई है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव भी दी हुई है, आप बताओ ट्यूब लेंथ बता दो, या आप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बता दो, रिजोल्विंग पावर बता दो। तो ये क्या है, ये आपको पता लग गया कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो अपने को रिजोल्विंग पावर सबकी याद होनी चाहिए, अपने को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का। क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? डी बाई एफ फॉर 25% अगर पास रखा हो और डी बाई एफ +1 फॉर इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा नहीं प्लस वाला जो प्लस कर रहे हो तो वो इन्फिनिटी के लिए नहीं है, प्लस वाला किसके लिए? Relaxed 25 अच्छा, प्लस वाला पास्कल के लिए। प्लस वाला पास वाला, क्योंकि देखो या इन्फिनिटी में आपकी आईज रिलैक्स्ड है लेकिन थोड़ा मैग्निफिकेशन कम है, और जो पास वाले में आपकी स्ट्रेन ज्यादा है लेकिन स्ट्रेन मैग्निफिकेशन ज्यादा है ना। ऐसे ही क्या है, अगर मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देखना है तो वही आपने बोला डी बाय एफ हो गया या 1 + डी बाय एफ हो गया, ये मल्टीप्लाइड बाय M not. वी बाई यू, है ना। यस तो आपको बस फॉर्मूला पता है, आपको पिक्चर माइंड में है कि कैसे डायग्राम था, यहाँ से इसकी इमेज बनी, इस इमेज की फर्दर एक इमेज बनेगी। तो थोड़ा बहुत अगर चीजें याद भी रखोगे तब भी बहुत आसान पड़ेगा। और मेरे को देखो, मैंने जो पेपर में देखा ना, आपको सेंट्रो मास पे क्वेश्चन मिलेगा, और सेंट्रो मास पे कोई भारी भरकम नहीं, मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा है सेंट्रो मास की लोकेशन निकालने पे आ रहा है। अब रोटेशन की बात करोगे तो जनरली या तो रोलिंग पे क्वेश्चन है या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पे क्वेश्चन है, और कम से कम 5 से 6 पेपर ऐसे हैं जिसमें आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा गया है। तो अगर आप रोटेशन में बहुत हाई फाई फंडे नहीं कर रहे हो कि यार
वो बॉडी आई, रोड से आके कोलाइड की, कोलाइड करने के बाद रोड घूमने लगी, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन थी, इलास्टिक कोलिजन, जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड अगर अपने रोलिंग समझा हुआ है, प्योर रोलिंग, देन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना आता है, तो काम चल जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में से आएगा, मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जिन्होंने शायद अपने टाइम पे रोटेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया है और आपको लगता है कि रोटेशन मुझे करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से कर लो, रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, बहुत अच्छा खासा कवर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ मास निकालने पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, 3 पार्टिकल रखे हुए थे, अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो मेरे ख्याल जो स्टैंडर्ड है, जो जेईई एडवांस में भी आ रहा है, उसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आपने इनफ प्रैक्टिस की हुई है। जो कॉर्नर कॉन्सेप्ट के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे कि अपन ने वर्नियर कैलिपर स्क्रू केस कर लिया ना, Yes, sir. यस सर। है ना, ठीक है। तो जैसे कि यार ये ईएम वेव्स में सब स्पेक्ट्रम बताओ, हाँ वेवलेंथ की रेंज याद कर लेना, मतलब किसी मोटा मोटा मतलब रट्टा पूरा मानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि यार थोड़ा बहुत इस रेंज में ही चल रही चीजें। ऑलराइट, कोई भी वेवलेंथ की याद कर लो या फ्रीक्वेंसी की याद कर लो, एक ही बात है, क्योंकि दूसरी चीज अपने आप सी बाय लैम्डा सी बाय म्यू करके निकल जाएगा, वो याद रखना। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे में आता है कि कोई प्रोसेस दे देंगे, उसमें इतनी एनर्जी का फोटो निकला, तो किस बैंड में लाई कर रहा है, तो आप एच सी बाय लैम्डा या अपनी इक्वेशन लगा के आप वेवलेंथ तो निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको वो स्पेक्ट्रम के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी वाला जो मैं बोल रहा था, ई क्रॉस बी वाला, है ना, कि उससे एक की इक्वेशन दी होगी, दूसरी की इक्वेशन पूछ रहे होंगे। ये आपके पास स्पेक्ट्रम का जो भी वो है, वेवलेंथ वगैरह है, वो पता होनी चाहिए। वहाँ से कम्युनिकेशन में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल थ्योरी पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। हाँ, टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन हर साल ही आ रहा है, तो टेलीस्कोप में आपके पास माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की, इन सब की मैग्निफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, मोस्ट स्ट्रेन पोजीशन के लिए, रिजोल्विंग पावर के लिए, ये सब आपको आनी चाहिए। ऑप्टिक्स से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स से वाईडीएससी से देखोगे तो बहुत आसान, डायफ्रैक्शन से देखोगे बहुत आसान, कोई घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रो से बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पेपर दे आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई लगा ऐसा कि इलेक्ट्रो से बहुत ही खतरनाक कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हो? No, sir. करंट में भी देखोगे तो करंट में भी जनरली देख रहे हो तो या तो पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन आ रहा होता है, या फिर मीटर ब्रिज पे आ रहा होता है। सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत ही आपको 10-12 पेपर में शायद कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसमें आपको सर्किट सॉल्विंग में आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं करंट से, वो पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होती है? R equals to Yes, R. R equivalent Internal R. R equals to R. Internal resistance external. R इक्वल्स टू R, सही है। ऐसे देखो कैपेसिटर से कुछ बहुत मुश्किल नहीं। हाँ, आप देखोगे तो यार EMI वाला पार्ट और ये जो एम्पियर सर्किट लॉ वाला पार्ट है या मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट है, वो अच्छा खासा कवर होता है। हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर EMI प्लस ये पूरा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट से मिलेगा, इंक्लूडिंग ये आपका डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक वाला जो पार्ट है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ऑप्टिक्स भी इम्पोर्टेंट है। यार देखो पेपर में मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसकी वेटेज कुछ ज्यादा है, या ऐसा कोई टॉपिक है जिसको उन्होंने मिस किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट वो पेपर में ऑलमोस्ट सारे सारा आपका +1 +2 का सिलेबस कवर करते हैं, है ना। आपको वेक्टर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे यार पेपर में। एक आधे पेपर में तो वेक्टर्स के क्वेश्चन है कि ये वेक्टर दिया होता है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो बताओ ये क्या होना चाहिए, है ना। आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिलेटिव मोशन मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर के मिल जाएंगे। तो जेईई मेंस के लिए तो यार ऐसा एब्सोल्युटली कुछ है ही नहीं कि वेव्स में देखोगे तो कभी किसी पेपर में डॉपलर का क्वेश्चन है, तो किसी पेपर में स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है, तो किसी में नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव का क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जिसको आप क्या कहते हैं कि बोलोगे कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा सिलेबस ही जितना ज्यादा आप कवरेज कर लोगे उतना अच्छा है। सेमी, फिर बोल रहा हूँ सेमी और कम्युनिकेशन पे ज्यादा एनर्जी मत लगाओ, स्टैंडर्ड पढ़ लो, बहुत है। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा तो बहुत मुश्किल होगा कि क्वेश्चन बने, तो उस एक क्वेश्चन के पीछे हम इतनी अपनी एनर्जी खराब नहीं करेंगे। इससे हो सकता है कि मैं शायद मैथ में कुछ एनर्जी लगा देता, या भी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ लेता, इनऑर्गेनिक पढ़ लेता, मेटलर्जी वगैरह पढ़ लेता, जो एक्चुअली एडवांस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ एनर्जी लगाओ। और बाकी मेरे ख्याल से आप पेपर दे रहे हो, आपका एवरेज स्कोर क्या बन रहा है?
गाइस क्या मतलब एवरेज स्कोर क्या लेके आ रहा है? मतलब अगर मैं सब फिजिक्स स्पेसिफिक बात करूं तो 100 में से कितना स्कोर आ रहा है अभी? सर इंस्टीट्यूट वाले में एनटीए में भी, एनटीए में फुल बता दो। और सर एनटीए में फिजिक्स में 100 में से 68 70 72 ऐसे आते ऐसे आ रहे हैं। और ओवरऑल टोटल अगर मार्क्स की बात करें भाई, ऐसा लग रहा है जैसे जादू वाला। तो रहने दे भाई, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट देखो। तो हटेगा नहीं ना? अरे तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। मतलब ओवरऑल स्कोर बताओ, ओवरऑल अब बताओ ओवरऑल कितना आ रहा है? 230 230 240 आ रहे हैं क्या? अगर आपके मार्क्स इन केस देखो 250 एनीथिंग, क्योंकि हम लोग जो बेस्ट से बेस्ट केस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, इस पहले जेईई मेंस वाले जो पहले स्लॉट में है, बेस्ट जो स्कोर बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट हम 270 के आसपास ही एक्सपेक्ट करें कि 270 280 आता तो हम लोग बहुत हैप्पी है। मैं आपके बैच की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो पहला जेईई मेंस होता है उसमें ऑब्वियसली क्या होता है, थोड़ा तैयारी हमारा कम होता है। पहला जेईई मेंस देख के हमें समझ में आता है कि पेपर में और कुछ क्या चीजें और हम पढ़ सकते हैं, हमें टाइम थोड़ा और मिल जाता है, हमें प्रैक्टिस करने का टाइम और मिल जाता है। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमारे एडवांस के सिलेबस के हैं, उनको हम फास्ट कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हमें बाकी सब्जेक्ट में बीट से मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में ट्राई करना गाइज, हमेशा टाइम सेव करके रखो। क्योंकि केमिस्ट्री बहुत जल्दी जल्दी फोड़ना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री में टाइम सेव करो अपना, राइट। और ट्राई करो कि 50 मिनट में हो जाए। और जो 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट एटलीस्ट आप मैथ के लिए बचाओ। इतना टाइम बचा पाओगे तो मेरे ख्याल से मैथ अच्छा कर पाओगे। अगर मैथ के टाइम कम बचता है तो गलतियां होंगी, एरर्स होंगी, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करोगे? देखो, एक सबसे जो स्टैंडर्ड है जो कि आपको करना है, जब आप कैलकुलेशन करते हो ना तो थोड़ा सा ना स्पेस बना बना के करो। क्योंकि जब आप चीजें बहुत पास पास में लिखते हो ना, क्या होता है, जब एक ही स्टेप का होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको 2-3 स्टेप का प्रॉब्लम करना होगा ना, तो क्या होता है कि आपको डेटा यूज करना होता है, तो फिर क्या होता है, डेटा ढूंढना पड़ता है, या फिर गलती से कोई और डेटा उठा लेते हो, या फिर क्या कह रहे हो, क्या क्या ऐसे ऐसा होता है कि जब आप रफ ऐसा होता है कि जब आप रफ शीट पे सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती कि जब अगर बहुत पास पास में लिखते हो, एक के पास एक पे लिखते हो, तो कभी ना कभी गलती होती है। तो ट्राई करो चीजों को थोड़ा सा, यस सर। हाँ, थोड़ा जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि आप पॉसिबल है ना कि आपको उसमें 2-3 स्टेप में आपको वापस पीछे आना पड़े, आपको देखना पड़े क्या आया था, इसका वैल्यू आई थी, और या कभी आपको कैलकुलेशन क्रॉस चेक करनी पड़े। तो बहुत कंजेस्टेड लिखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, गलतियां होने चांस रहेंगे। और होता है क्या कि हमारी ज्यादातर गलतियां कब होती है, हम चीजों को हम लोग है ना ओरली करने का ट्राई करते हैं कि चलो ये है। कुछ जगह मेरे ख्याल से डायरेक्टली दिमाग में सोच के कैलकुलेशन करना इज बेनिफिशियल, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कैलकुलेशन थोड़ी सी भी लंबी जा रही है, बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स को चाहो आप ओरली कर लो, लेकिन अगर बहुत लंबी कैलकुलेशन है, 2-3 स्टेप है, तो हमेशा लिख के करो। क्योंकि लिखोगे गलतियाँ कम होगी, खुला-खुला लिखोगे गलतियाँ कम होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर आप सिली मिस्टेक्स की वजह से अपना मार्क्स लूज़ करते हो, तो सोच रहे हो कितना लॉस हो रहा है। तो सिली मिस्टेक्स को अब तक तो जाके अवॉइड कर देना चाहिए था, राइट। और ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि सर 2+3 गलती से फटाफट गलती से 6 लिख दिया, नहीं। और इंटरमीडिएट स्टेप में अप्रोक्सीमेशन करने का ट्राई मत करो, क्योंकि वो फाइनल आंसर में बहुत चेंज क्रिएट करेगा। तो इंटरमीडिएट स्टेप में कहीं पे अगर डेसिमल में आ रहा है तो अप टू 2 डेसिमल तक निकालो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। क्योंकि इस साल आईआईटी जेईई में भी ऐसा हुआ है कि अगर एक भी स्टेप कहीं पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, तो जेईई ने इस बार इतना स्मार्ट पेपर बनाया था कि एंड रिजल्ट में जाते जाते आपका आंसर बहुत अच्छा खासा वेरी कर जाएगा। तो बहुत लोगों के मार्क्स इसलिए भी इस बार लूज हुए थे, उनको लगा कि मैं इस स्टेप में अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, कोई आगे कितने फर्क पड़ेगा। लेकिन
बहुत। तो इसलिए इंटरमीडिएट स्टेप में स्मार्टली अप्रोक्सीमेट करना चीज़ों को, लगता है कि सही है अप्रोक्सीमेट करना तो करो, अदरवाइज अप टू 2 डेसिमल तक 1 डेसिमल तक निकालो, फिर आगे तक जाओ, राइट। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का एक तरीका, खुला प्रैक्टिस करो। अभी भी जो भी पेपर लिखोगे ना, अभी भी घर पे जो भी कुछ भी पेपर्स आपके पास बचे हुए हैं, उन पेपर्स को जब भी लिखने वाले हो, चीज़ों को थोड़ा खुला लिखना। और जब पेपर को अपना एनालाइज करते हो ना, तो एक एनालिसिस होता है कि आपने देखा यार गलती होगी इसलिए मिस्टेक होगी, एक होता है अपनी रफ शीट को वापस से खोल के ना साथ में रखा करो कि आपने जब सॉल्व किया तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया था और आपसे किस पर्टिकुलर स्टेप में जाके गलती हुई। क्योंकि जब तक आप अपनी सॉल्विंग को वापस नहीं देखोगे ना, जब तक आपको चीज़ें एक्चुअली नहीं समझ में आएगी कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। तो लिख के करना, स्टेप्स को मेंटली वही करना जो कि छोटे हों, थोड़े से बड़े लगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा लिखने में, हाँ, एक्स्ट्रा लिखने में हार्डली आपका टोटल ओवरऑल, अगर मैं पर पेपर बात करूँ तो 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। जो चीज़ आप माइंड में करते थे, जो चीज़ आप लिख के करोगे, 5 मिनट बहुत होता है यार। मतलब मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ले लो यार 50 मिनट ले लो सॉल्व करने के लिए, 5 मिनट लिखने में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो 5 मिनट एक्चुअली अगर आप आपके पेपर में 2 या 3 गलतियां बचा लेता तो सोचो कितना ज़्यादा वैल्यू है उसका। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अभी एब्सोल्युटली वरी नहीं करना है। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 2 साल अच्छा खासा मेहनत किया और अभी आप लोग बहुत सिंसियरिटी से पढ़ भी रहे हो। एक जो चीज़ है ना, पेपर देना कभी मत छोड़ना। अगर आप पेपर का शेड्यूल मिस करते हो ना, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हो। लास्ट ईयर मैं बताता हूँ, बैच में 8 से 9 से 10 बच्चे थे जो कि एंड तक, सितंबर तक पेपर देते रहे। मतलब हर एक पेपर दिया, कभी कोई छूटा तो छूटा, अदरवाइज उन्होंने अगर 70 पेपर हुए हैं, 80 पेपर हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, सब दिए हैं। और वही 7 से 8 बच्चे थे जो कि आईआईटी में फाइनली सिलेक्ट हुए। जिन लोगों ने बीच में पेपर देना छोड़ दिया, अपने हिसाब से अपने शेड्यूल बना लिया कि नहीं मैं ये पेपर दूंगा, मैं आज पढ़ रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद पेपर दूंगा, नहीं। पेपर देते रहो, पेपर की प्रैक्टिस हमेशा बना के रखो। चाहे आपको लगता हो कि पूरा दिन मेरा जा रहा है, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, जेईई मेंस के पेपर है, जितनी ज़्यादा पेपर दोगे उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको पेपर देते हो कोई नई चीज़ पता लगती है, उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली सेम आइडिया पे रिपीट होते हैं और हर पेपर में रिपीट हो भी रहे, कुछ ना कुछ चीज़ें, समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास जो बैंक है, एक टाइम के बाद तो क्या होगा, इतने उनको पेपर में स्लॉट्स बनाने हैं पेपर के लिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट नहीं है। तो वही पुराने पेपर से कुछ आइडिया उठाकर डेटा को थोड़ा चेंज करके भी देते हैं, तो कोई भी नई चीज़ मिलती है, बीट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और फिजिक्स के एक्स्ट्रा टॉपिक की बात कर रहा हूँ। उनको नोट कर लो और ऐसी जगह नोट करो जिस नोटबुक को आप बार-बार देखते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक नोटबुक बनाई और रैंडमली कहीं नोट कर दिया, बाद में देख नहीं रहे हो। तो या तो अपनी जो रेगुलर नोटबुक है उसके पीछे वाले कुछ पेजेस ऐड कर दो, ताकि आप एक दिन पहले आप क्या करोगे, नोट्स तो रिवाइज करोगे नहीं सारे यार। तो वही जो नोटबुक है उसमें अपने पेपर में जो गलतियों की या कोई कॉन्सेप्ट था उसका सोल्यूशन लिखा, कोई नई थ्योरी थी उसका थ्योरी के बारे में लिखा। और देखो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा कुछ कोड डाल दो कि पेपर 2019 स्लॉट 2 ये क्वेश्चन था बस, ताकि आप जब वो नोटबुक खोलो तो आप इमीडिएटली समझ में आए कि ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पे जाओ, उस क्वेश्चन को पढ़ो, चीजें याद कर लो। तो मैं बिलीव करता हूँ यार कि याद रखना, किसी क्वेश्चन में अटकते हो बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है, इसकी हैबिट अब तक डल जानी चाहिए थी, नहीं है तो अभी भी आपके पास पेपर्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो जिनमें भी क्वेश्चन अटक, अब बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, अभी भी इमोशनल हो गया क्वेश्चंस को लेके? नो सर। अब नहीं होता, 2-3 मिनट के बाद छोड़ के आगे बढ़ जाते हो ना? यस सर। Yes, sir. ऐसा फेज भी आता है कि लगातार 2 या 3 क्वेश्चन नहीं हुए हैं कभी-कभी किसी पेपर में? Yes, sir. यस सर आता है। तो उसके बाद नर्वसनेस होती है, टेंशन होती है, या फिर अब थोड़ा चिल हो गए हो? होती है सर, टेंशन उसका हो गई है कुछ सर। बता सर दो। होती है, सिर्फ 2-3 एक साथ नहीं होते। तो उसके कारण ना आगे वाला पेपर भी खराब हो जाता है। एक बात तो, अगर 2-3 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए उसके बाद जब आगे अटेम्प्ट करते हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन 2-3 क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में नहीं हुए तो पेपर में मान लो 25 क्वेश्चन थे तो उनमें से 10-12 ही हो पाए? ऐसा तो नहीं है ना यार, वो 3-4 क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहे, ओवरऑल पेपर देखोगे तो हमेशा आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि एक्चुअली आराम से किए जा सकते हैं। बस प्लेसमेंट क्वेश्चन की ऐसी थी कि जब आपने करना चालू किया तो आपको पहले ही वो मिल गए, इसकी वजह से नर्वस हो गए, इसकी वजह से जो क्वेश्चन होने वाले भी थे उनमें भी घबराहट हुई, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, टाइम बचा नहीं,
XYZ इस टाइप की चीजें हो जाती है। फिर बोल रहा हूँ अपने आप को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा और अंधा विश्वास करना पड़ेगा कि पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। बिलीव करना पड़ेगा, मतलब अगर आपको नहीं भी लग रहा ना तब भी आपको अपने आप से बात करते रहनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने इतने एनटी के पेपर दिए, चाहे शुरुआत जैसी भी हो, 20 क्वेश्चन ऐसे होते जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट क्लास नोट्स से मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, या आपने किसी न किसी बुक में सॉल्व किए हुए होते हैं। तो खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब पेपर देते हो तो चलो फिर भी इन हाउस पेपर है, तो इनके थोड़ा बहुत पेपर बिगड़ा भी तब भी ठीक है। जब वो पेपर दोगे तो वो एक्चुअली उस पेपर की फील आपको उस दिन अलग आ रही होगी, क्योंकि वो आपको पता है कि रियल पेपर है, मतलब ये वो पेपर है जिसकी हमने इतने टाइम से हमने तैयारी की थी, राइट। तो वहाँ अच्छे लोग हैं नर्वस हो जाते हैं, जनरली बहुत अच्छे लोग हैं वो नर्वस हो जाते हैं, जो कि मतलब इनफैक्ट जो IIT में मतलब जो 100 रैंक है, 200 रैंक है, या जिनसे 50 एक्सपेक्टेड होता है, वो लोग नर्वस हो जाते हैं, वो अपनी रैंक 50 से 700 पे 1000 पे पहुंचा देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उस दिन जाके वो नर्वस हो गए थे। तो अभी जितने भी दिन में पेपर देने वाले हो ना, खुद से बात करते रहनी है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नहीं हुए कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर सब्जेक्ट में जो कि हमेशा करने लायक होंगे। तो खुद पे बिलीव करना, आप लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत पेपर्स दिए, बहुत तैयारी की है ना। अब ये वो टाइम है जहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर शो करना है कि भैया मुझे एकदम मेंटली स्ट्रांग रहना है। और अभी से जितने पेपर हो रहे हैं बिल्कुल अटेम्प्ट का ट्राई करो, जितना ज्यादा अटेम्प्ट करा पाओ। नहीं आ रहा 2-3 मिनट में नहीं हुआ, छोड़ो आगे बढ़ो, 5 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। इवन इफ लग रहा हो कि यार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो पहले भी ट्राई किया हुआ था, मुझे अब हो जाना चाहिए था, टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा आगे बढ़ो। क्योंकि हमें मतलब है ओवरऑल पेपर में, है ना, कि इवन इफ फिजिक्स के सेक्शन में आपके पास आपने 4 या 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, बट आप इमोशनल नहीं हुए, आप फटाफट आगे बढ़ते रहे, तो हो सकता है फिजिक्स में मार्क्स कमाए, लेकिन उसी टाइम को आप बचा के शायद मैथ्स में और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर जाओ ना, कि ओवरऑल मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो गया, राइट। तो यहाँ वो फाइट नहीं है कि मुझे हर सब्जेक्ट में अच्छा फोड़ना है, मुझे ये कि मैं टाइम को मैक्सिमाइज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। और एक्स्ट्रा टॉपिक फिर टेलीस्कोप वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, EMFs वाला पार्ट स्टैंडर्ड उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको प्रति पे मस्त ऐसे खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। दो चीज होगी, आप चाहो तो HCV पढ़ सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल्स में अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हो गया, फेरोमैग्नेटिक वाला हो गया, एक वो स्ट्रेसिस कर्व याद आ रहा है, स्टेरेसिस कर्व था, Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक्सेप्टेबिलिटी, नेगेटिव होना, स्लाइटली पॉजिटिव होना, हाईली पॉजिटिव होना, म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, बहुत बड़ा, ये जो प्रॉपर्टी सब आपको याद होनी चाहिए, वो इतनी चीज मुश्किल भी नहीं है। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, एंड ये अभी जो और 4 अटेम्प्ट अपने पास है एकदम, मतलब पूरा यार, पहला खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आएगा, दूसरा खराब हो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा आएगा, तीसरा खराब हो कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 खराब हो गए तो मेरे ख्याल से चौथा अच्छा नहीं हो सकता। तो इनफ प्रैक्टिस आप लोगों की इनफ है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो टॉपिक है उन पे क्वेश्चन नहीं बनना, कोई वरी मत करो यार, मतलब थोड़ा बहुत मैं ये बोलूंगा कि लक हाँ मैटर करता है, थोड़ा बहुत लक भी मैटर करेगा, कि किसी के पेपर में लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया या किसी और के पेपर में ट्रांजिस्टर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, तो वो लक डिपेंडेंट जरूर है। तो नहीं भी होता तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्कोर, एनी स्कोर ग्रेटर देन आई मीन 230, 240 बहुत अच्छा स्कोर होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है, मतलब अगर आप 240 लेके आ रहे हो तो बहुत अमेजिंग स्कोर होगा। अभी आप पेपर दे रहे हो, कोई है जिनके 240 220 के आसपास प्रीवियस ईयर के NTA में बने हो, हमारे पेपर में नहीं, NTA में एनीवन जिनका 200 क्रॉस किया हो, कोई है जिसका 200 क्रॉस किया हो किसी भी पेपर में, किसी भी NTA के पेपर में? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा 150
तो होंगे यार। यस सर तब वो तो हो जाते हैं 150 तो बहुत आसान है यार, 150 के लिए तो क्या ही है, 200 नहीं आ रहे क्या? सब मैक्सिमम पेपर में क्या हो रहा है कि अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, पर मेरे मतलब जैसे नेगेटिव बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं। सर मेरा सर भी मेरा ऐसे ही भी है सेम जैसे प्रॉब्लम हो रही है सर, जहाँ तो जैसे कम टू अटेम्प्ट होते हैं। सब एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ जैसे कि कुछ भी गलत हुआ है ऐसे तो 210 तो आ ही जाएंगे, तो फिर भी उसके बाद भी फिर नेगेटिव इतने हो जाते हैं 170 आ यस जाते हैं। सर, कल मुझे 230 एक्सपेक्टेड थे, हम्म। पर सर 190 ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है। नेगेटिव जो बोल रहे हो, नेगेटिव ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत किया हुआ है ना। यस सर। यस तो एक तो क्या है, एक मैं ये मानता हूँ कि जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत क्लियर नहीं होती है, मतलब हमेशा थोड़ा डाइसी सा लैंग्वेज रहता है कुछ प्रॉब्लम्स में, तो हमें वहां पर अपना एक इंटरप्रिटेशन मानना होता है, उसके से आगे बढ़ना होता है। अब वो इंटरप्रिटेशन शायद सही भी हो, शायद गलत भी हो, है ना, तो वो थोड़ा बहुत लक है। अब मुझे बताओ, जो गलत होते हैं वो गलत को गलत, जब उन क्वेश्चंस को जब वापस अब देखते हो तो क्या समझ में आता है, मतलब सर, बाद में सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी थे, जैसे सर वो उधर नहीं हुए, पर सर ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसे मतलब उधर क्यों नहीं होते। तो सर कंसेप्ट पता है सारा कुछ, बस सर थोड़ा सा नर्वस, मुझे लगता है कि नर्वसनेस के कारण, या जब ये लाइन में 3-4 नहीं होते, तो सर मुझे लगता है वही दिक्कत है। वो लोग ना, देखो एक तो क्या है, जब भी आप एंटी पेपर दोगे दे रहे होते हो तो आपको हमेशा एक फील तो रहती है कि यार ये एक्चुअल पेपर था जो बच्चों ने दिया था, जो आया था, ये एक्चुअल पेपर है। यस सर। तो जब आप उस पेपर जो लास्ट ईयर, जब उसको आप एक उसकी फील समझ सकते हो, तो सोचे देखो, जब आप खुद पेपर लिखोगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत नर्वस होना मतलब स्वाभाविक है, बहुत ह्यूमन है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा मतलब पेपर जब देते हैं ना, तो नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज, ऑल्सो अबाउट योर टेम्परामेंट, एज वेल एज योर मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, क्या आप उस टफ पोजीशन में रह के भी अपने आप को काम एंड कंपोज रखते हुए क्या अपना बेस्ट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो पेपर सेट करने वाला पेपर सेट करता ही ऐसा कि पहले 2-3 क्वेश्चन में फंसाने का ट्राई करेगा वो बच्चों को, है ना, और पहले 2-3 में नहीं फंसाएगा तो अगले 4-5 क्वेश्चन के बाद फंसाएगा कि आप लोग नर्वस हो। तो मैं बोलूँ कि अब जब भी ऐसा होता है, हमेशा 3 क्वेश्चन लाइन से नहीं हुए कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि यार आपको इसी सेक्शन में सब कुछ स्कोर करना है, आप ऐसे सोचो कि मुझे पूरे पेपर में को मैक्सिमाइज स्कोर की तरफ लेके जाना है। तो अगले 3 क्वेश्चन नहीं भी है कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगले क्वेश्चन करता हूँ, भी नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं टाइम ही तो बच रहा ना यार, अगर नहीं हो रहे तो ये समझना भी तो जरूरी होता है ना कि कौन से क्वेश्चन में ट्रैप है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर सर जैसे मैंने जो कल अटेम्प्ट किया था उसमें सर मेरे स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में 18 फॉर श्योर वाले हो गए थे 25 में से, मतलब जो मुझे था कि पक्का ठीक है। और सर फिर मैं मैथ्स पे चला गया उसके बाद, पर सर पूरे पेपर में ना वो मेरे दिमाग में वो 7 क्वेश्चन ऐसे लगे कि ये भी कि 7 नहीं हुए, तो उसके कारण सर वो कैसे मतलब कोप अप करना है। देख उसका मैं देख हमेशा क्या है, प्रैक्टिस है ना, अपने दिमाग की प्रैक्टिस है ना। अगर आप बार बार अपने आप को ये बोल रहे हो ना कि अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है, ट्राई करके देखना, अगला जब पेपर दोगे ना और कभी भी डिफिकल्टी आएगी ना पेपर में, तो खुद को मोटिवेट करने का ट्राई करना कि कोई बात नहीं, है ना, आगे क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, इसमें नहीं तो अगले सेक्शन में मैं कवर कर लूंगा। क्योंकि देखो अगले में भी नहीं हुए उसके लिए नहीं हुए, कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, क्योंकि बट आपको खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि नहीं, जेईई मेंस का पेपर होता है, पेपर हर साल ऐसे ही आते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन पर सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि किए जा सकते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए कोई बात नहीं, आगे चल रहा हूँ, आगे नहीं हो रहे, टाइम बच रहा है, कोई बात नहीं यार, इस टाइम को मैं केमिस्ट्री या मैथ में फिजिक्स कहीं और यूटिलाइज कर लूंगा। खुद से जरूर बात करते रहो, खुद से जरूर खुद को मोटिवेट करते रहो, यही एक तरीका है जिसमें आप अपने आप को अपनी नर्वसनेस को हटा सकते हो। ओके सर। ट्राई करना हमेशा वर्क करता है कि ओके सर। अपने वो हावी होने दिया ना अपने ऊपर कि यार क्वेश्चन नहीं है, तो मेंटली बहुत अपने को ट्रेन करो कि यार जब आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में चले गए हो ना, तो पिछला वाला भूल जाओ एक बार के लिए। वो अगर उसमें 7 क्वेश्चन नहीं हुए तो ये मान के ये वो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो अगले सेगमेंट के लिए, मैथ के लिए, जैसे कि यार 7 हो सकता है यार वो केमिस्ट्री वाला सेक्शन थोड़ा टफ आया, अगर आपसे नहीं हो रहा ना तो मान के चलो मोस्ट ऑफ द लोगों से भी नहीं हो रहे हैं। जब आप लोगों को अगर टफ लग रहा है तो बाकी लोगों को भी टफ लगता ही लगता है। आप कोई भी पेपर उठा लो, जो पेपर आपको टफ लगा होगा, आपने 12 के इंस्टीट्यूट के बाहर आके बात की होगी,
तो सबने यही फील किया होगा हाँ यार आज का पेपर इस बार का टफ था, और अगर आपको ओके सर। बाकी लोगों को भी यही फील होती है हाँ यार इस बार पेपर आसान आया था। तो वो बिलीफ रखना है और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। एक एक सब्जेक्ट का जो सेटबैक है वो आगे नहीं जाना चाहिए, भूल जाओ 18 कर दिए बहुत, कोई बात नहीं, अब मुझे इससे ओके सर। और ये प्रैक्टिस है, वो ट्रेन करना पड़ता है बार बार। मतलब इसका ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मतलब कोई मेडिटेशन नहीं है यार कि मतलब मेडिटेट किया एकदम मन शांत हो गया, नहीं, खुद को बात करते रहो। और सर एक और दिक्कत है मुझे, जैसे सर कोई भी मतलब जो हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और कई बार जब उसका क्वेश्चन होता है तो वो भी बहुत पुश बैक करती है सर वो चीज। मानता हूँ, मतलब सर वही मेरे को भी यही दिक्कत आ रही थी। मानता हूँ, मतलब यार जिस टॉपिक में कॉन्फिडेंस होता है, लेट्स से वेक्टर है, लेट्स से काइनेमेटिक्स है, प्रोजेक्टर में लगता है कि यार इनके तो जेईएमएस के जितने पेपर दिए हैं, जेईएस जितने पेपर दिए हैं, अब तक जितने पेपर दिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, है ना। और अगर वो क्वेश्चन नहीं हो तो डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गिरता है। यस सर। हाँ, सर कई बार होती सिली मिस्टेक किया पर फिर भी कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। वो ये कि उसके लिए यार मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, उसका बस एक ही है कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगले क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। लेकिन हाँ मतलब इसके अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है यार, कि अगर मैं अपने बारे में सोचूं मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक तो बहुत आसान है यार, मुझे अच्छे से आता है, और जब आप कहीं कहीं उसमें कोई चीज में अगर आपसे नहीं हुआ तो आपको लगता है नहीं यार ये नहीं हुआ तो यार अगले टॉपिक में मैं अगले क्वेश्चन में कैसे करूंगा। पर ये कि और आप फिर सबसे ज्यादा ना मुश्किल इन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ने में होती है, क्योंकि ये पता है कि हो जाएंगे, बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इनको इनसे आगे बढ़ना। हाँ देखिए ना कि ये तो इमोशन हटाने पड़ेंगे, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है और मैं बता रहा हूँ 2-3 मिनट में नहीं हुआ ना तो चांसेस उसके बाद होने के और हर मिनट में कम होते जाते हैं, कि 3 मिनट लगा दिए नहीं हुआ, कम चांस है कि अगले 2-3 मिनट लगा के भी आपसे वो होगा, या फिर हो ही जाएगा। तो फिर हो सकता है फिर उस पर आपको प्रॉपर 10 मिनट ही देने पड़ेंगे तब जाके वो सॉल्व होगा। इससे मच बेटर है इसको हटाओ, इमोशंस को हटाओ, बिल्कुल एकदम इमोशनलेस हो जाओ। तो अब जो जितने भी पेपर दोगे ना अभी जो रह गए हैं, इमोशनलेस बन जाओ, एक पेपर 2 पेपर ट्राई करके देखो, नहीं हो रहा ना 2-3 मिनट के बाद डिटैच हो जाओ इस क्वेश्चन से, आगे बढ़ जाओ। फिजिक्स कंप्लीट हुआ उसके बाद जब केमिस्ट्री में जाओ तो फिजिक्स से डिटैच हो जाओ, जितने कर लिए जो रह गए बाद में देखिए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। और हर पेपर को हर सब्जेक्ट को इस तरह से डिटैचमेंट के साथ दो, क्वेश्चन हुआ आगे बढ़ गए, नहीं हुआ कोई बात नहीं आगे बढ़ गए। तो पॉसिबली करते करते आपके पास लास्ट में 15-20 मिनट आपके पास हमेशा स्पेयर में बचेंगे, और उनमें फिर आप अपना जजमेंट देख लेना कि यार मेरा इस बार मैथ थोड़ा अच्छा जा रहा था, तो चलो मैथ पे ट्राई मार लेते हैं, या फिर लगा कि यार फिजिक्स में हाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए थे, चलो उस पर ट्राई मार लेते हैं। बट करना 2-3 पेपर करके देखो, आपको समझ में आएगा कि आपका एक्चुअली जो अटेम्प्ट है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी कम हो गई है, नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। 3 मिनट क्या थ्योरी, 3 से 4 मिनट नहीं हुआ, 4 मिनट भी बहुत होता है यार, 3 मिनट तक क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ो आगे बढ़ो, खत्म, सोचना नहीं उसके बाद उस पर कि यार वो छूट गया है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं, छोड़ दें, एब्सोल्युटली दिक्कत नहीं। ओके सर। सर एक ना ये मतलब ना अभी इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब बता दो सर कि ना कई क्वेश्चन होते हैं, मतलब फिजिक्स में ये काफी रेयर होता है कि एक ऐसा थ्योरी का क्वेश्चन पूछते हैं जो एक्सेप्शन भी नहीं है, बस मतलब अभी लाइक सर मैं केमिस्ट्री का एक वो पेपर सॉल्व कर रहा था प्रीवियस ईयर, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ लैंथेनॉइड दैट डजंट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो बताओ कौन सा। सर ऐसे तो ये एक्सेप्शन भी नहीं है, याद भी नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं सर, इंस्टीट्यूट के पेपर्स में भी आए हैं ऐसे दिन। अरे इसका तो ये अब वो तो यार इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया या फिर आपकी मेमोरी बेस्ड हो गया, कि अगर आपने बाय चांस पढ़ा हुआ है तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं करोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन में कुछ जगह लॉजिक लग सकता है कि आप थोड़ा बहुत लॉजिकली सोच के कि हाँ ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो कि हाँ ये तो नहीं है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन तो प्योरली क्या है, आपके इंफॉर्मेशन याद करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन बेस्ड में नहीं हो रहा, याद भी नहीं, मतलब वो अगर आप बाय चांस ऐसे किसी फैक्ट से आप टकरा गए, आपने कभी बाई चांस करते करते कुछ ऐसा चीज पढ़ ली और ठीक है वो वही पूछ लिया गया तो ठीक है। बट अगर जो आपके सिलेबस के अंदर आ रहा है, जैसे इनऑर्गेनिक में जैसे सॉल्ट एनालिसिस होता है, आपसे कलर पूछते हैं खूब सारा कि ये हुआ तो ये कलर क्या है, ये है तो ये कौन सी कलर की गैस निकली, कौन सा प्रेसिपिटेट बना, उनको तो याद ही करना पड़ेगा। वो हमें पता है कि यार वो सॉल्ट एनालिसिस एग्जाम में आता होता है, या जो मेटलर्जी होती है और
किसके और से होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किसके बाद क्या करते हैं, वो आईआईटी पूछता है ना। आपके मेरे को आइडिया नहीं क्या मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट एनालिसिस वगैरह पे, किस कलर का प्रेसिपिटेशन बना है, क्या हुआ है? यस सर, आ जाते हैं। तो जो मैं पता, और देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये सब चीजें याद करनी की होती है, जो जेई एडवांस में भी है, तो ये चीज याद करके आपको एक्चुअली मेंस में भी हेल्प मिल रहा है, एडवांस में भी हेल्प मिल रहा है, तो उस इन टॉपिक्स पे एनर्जी लगाना एक्चुअली फिर वर्थ है, राइट। अब देखो ये तो पता कि यार ये आते हैं तो इनको तो याद करना जरूरी है, बट ऐसी कोई चीजें जो कि यार एज सच क्या कहते हैं मतलब थ्योरी का पार्ट नहीं था या ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं था, तो उनको तो मतलब लक बेस्ड भी होता है कि यार आपने कभी पढ़ा हुआ था या कभी आप कोई बुक पढ़ रहे थे उसमें कोई चीज आ गई और बाई चांस आपको याद रह गई तो हो गया, अदरवाइज मतलब लक बेस्ड है। और इसलिए ये जो सिस्टम है इतना फेयर हमें लगता नहीं है, रीजन बिंग क्योंकि स्लॉट 1 में जो पेपर था, स्लॉट 2 में जो पेपर था, हो सकता है जो स्लॉट 2 में पेपर दे रहा हो वो बच्चा शायद 100% ला सकता हो या टॉप ना पूरे मार्क्स ला सकता हो, और जो स्लॉट 1 है हो सकता है कि उसमें एक बच्चा था जो कि शायद उतना नहीं ला पाता लेकिन पेपर आसान है इसलिए उसने पेपर बना दिया, और जो स्लॉट 2 में जो बच्चा था है ना, आप में से कुछ लोगों के साथ अभी होगा जो आप अलग अलग स्लॉट्स में जा रहे हो, तो आप जिन टॉपिक से डरते हो पॉसिबल आपके पेपर में वो टॉपिक आए ही ना, और ऐसा आसान क्वेश्चन आ जाए जो आप आराम से बना पाओ, और उनके साथ होगा कि जिन टॉपिक से आप डर रहे होगे वही के वही क्वेश्चन आएंगे। अब इसलिए थोड़ा बहुत वो नॉर्मलाइज करने का ट्राई करते हैं, उनके पास पूरा फॉर्मूला है, लेकिन वो आप कभी भी इस तरह से इंटेलिजेंस को बाइफरकेट नहीं कर सकते हो, लक हमेशा होता है, बट ट्राई करना इन सब क्वेश्चंस में मोस्टली क्या होता है आप एक दो ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हो, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे आप ऑप्शन में एलिमिनेशन लगा सकते हो। तो अगर आप 50-50 आपको चांस मिला कि यार मुझे पता है या तो ए है या पक्के से इन दोनों में से ही हो सकता है, वो ये नहीं हो सकता, तो ऐसे क्वेश्चंस को उस मोमेंट पे मत करो, एक बार के लिए छोड़ दो, बाद में आओ जब आपको लगे, अब आपको लगा कि आपका पेपर अच्छा खासा हो गया, डोंट गो फॉर दैट, और आपको लगा कि पेपर यार एकदम मतलब एवरेज सा हुआ है, गो फॉर दैट, क्योंकि अच्छा हुआ है तो वहां से हम लोग नेगेटिव मार्क्स क्यों लेके आएंगे, है ना। बट अगर आपका खराब हुआ है, आपको लगा कि यार ठीक है 120-130 ही बन रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप में से किसी के बनेंगे या बनने चाहिए, क्योंकि 30-40 मार्क्स तो आराम से हर पेपर में आते आते, और अब आपके लिए तो आसान है, 10 क्वेश्चन है, चॉइस मिलेगी, तो न्यूमेरिकल्स तो आपको बनाने ही बनाने 5, और मेरे तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप अपना भी वो 5 क्वेश्चन बना लोगे। अच्छा यहाँ जो जीटीएम हो रहे हैं अपने पेपर उनमें जब 10 की चॉइस आती है क्या पक्के से 5 न्यूमेरिकल बन जाते हैं? ऑलमोस्ट हर बार बन जाते हैं सर किसी यस किसी सर, 3-4 तो हो बन जाते हैं। जाते हैं। मोस्टली 4 तो मिनिमम। मतलब Yes, sir. ऐसा तो नहीं कि 10 में 10 देने के बावजूद भी आपसे 2 या 3 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना यार। 10 क्वेश्चन में से पक्के से मैं मानता हूँ 4 क्वेश्चन ऐसे खोज लेते हो ना जो कि आपको लगता है आप कर लोगे आराम से। यस सर। यस सर अच्छा होगा यार, मतलब मेरे ख्याल से ना वो उसका आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। एंड अभी किसी ने पूछा है कि अगर मान लो न्यूमेरिकल का आंसर 3 आता है तो हमें इसको 3 लिखना है 3.00 3.00 लिखना, हर आंसर को अप टू 2 डेसिमल तक आपको देना राइट। तो गाइस पेपर इमोशनलेस होके देना है, किसी क्वेश्चन से डिटैच नहीं होना है, 2-3 पेपर जब अभी दोगे उसी मेथड से देना, अगर लगता है कि नहीं हम जो पहले करते आए थे वही हमारे लिए वर्क कर रहा है, गो फॉर दैट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कोई चीज चेंज कर रहे हो और उससे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है और आपको उसका फायदा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पुराने मेथड पे शिफ्ट कर जाना, क्योंकि शायद उसी से आपको फायदा हो रहा था। बट पर्सनली मुझसे पूछोगे मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन से हमेशा डिटैच रहो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे छोड़ दो, और खुद से जब ऐसा आता है तो खुद को बोलो कोई बात नहीं यार, ठीक है कोई बात नहीं हुई कोई बात नहीं, चल ठीक है मैं कुछ टाइम बचा वो मैं कहीं और यूटिलाइज करके वहां बना लूंगा, राइट। तो खुद को मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी है। एंड कैसा लग रहा है आप लोगों को फाइनली, मतलब आपकी जो जर्नी है वो दैट इज कमिंग टू एन सर एंड? टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं यकीन सा नहीं आ रहा, बस ऐसे हो रहा है। अरे देखो पहला जी मैं तो चिल है यार, क्या ही है, मैंने देखा है यहाँ पर हम लोग बिलीव करके चल रहे हैं कि पहले जी में पूरे इंस्टीट्यूट में मिला के हाई 270-265 से ज्यादा नहीं आ सकता, हम ये सोचे कि शायद 4th जी में जाके कोई एक आधा बच्चा जो 290 के आसपास रीच करने का ट्राई करे, क्योंकि
पता होता है कि यार एक आधे क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा टॉपिक से आने वाला होता है, जिसमें हमसे गलतियां होती ही होती है, तो इतना कुछ टेंशन है नहीं। बट एनीथिंग ग्रेटर देन 220 230 इज अमेजिंगली नाइस। मतलब अगर आपने पेपर में 220 230 कर दिया है तो फिर निश्चिंत हो जाओ। मतलब अब उसके बाद सब पेपर भी खराब करते जाओगे ना, मेंस 2 मेंस 3 मेंस 4 एडवांस, तब भी लाइफ में बहुत अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में पहुंचने वाले हो मिले में। और पहला ही जेई मेंस बहुत अच्छा हो जाता है तो एडवांटेज बहुत होता है। एडवांटेज होता है कि फिर आपको हर बार जेई मेंस के लिए ना क्या होगा, हर बार जेई मेंस के लिए आपको ना बार-बार आपको एक्स्ट्रा टॉपिक वाले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर अच्छा नहीं दिया तो फिर आपको लगेगा नहीं यार ये वाला अच्छा देना, तो जो मेरा पिछले बार छूट गया था। और होता है कि हम साइकोलॉजिकली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जो चीज़ हमें नहीं आती है ना, हम उसके पीछे बहुत भागते हैं कि नहीं यार ये कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा, ये नहीं किया होता ये कर लूँगा अच्छा हो जाएगा। दैट देन कि जो हमने किया होता है हम उसी को वापस से स्ट्रेंथ कर लेना, तब भी आराम से 270 265 मार्क्स बड़े प्यार से स्कोर किए जा सकते हैं, राइट। तो हम उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स की तरफ भागते हैं जो कि एक्चुअली उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसकी कभी भी श्योरिटी आप कभी ले नहीं पाओगे कि हाँ मैंने इतना कम्युनिकेशन पढ़ लिया तो पक्के से क्वेश्चन हो जाएगा, या मैंने सेमीकंडक्टर इतना पढ़ लिया तो पक्के से मैं क्वेश्चन कर ही दूंगा। नहीं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्ड पूछा तो पक्के से आप लोग करके आओगे, तब तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि एक बार अपना HCV उठाकर एक बार उसके जो भी सॉल्व एग्जाम अंदर के क्वेश्चन है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो कर लो, है ना, क्योंकि उसके बियॉन्ड पेपर में आ नहीं रहा है, राइट। या आपके पास डीसी पांडे है आपके पास सब्जेक्टिव वाली? यस सर। यस सर। आई गेस मॉडर्न और ऑप्टिक्स के एंड में जाके सेमीकंडक्टर्स का है, इनसे है ना, उसके उसके अंदर के यस सर। वो कर लो। उसकी जो बैक एक्सरसाइज में जो सॉरी बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको कर लो। दैट इज वे मोर देन सफिशिएंट। मतलब उसके बियॉन्ड तो पेपर में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसके अलावा कुछ पूछ लिया तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला अच्छा कर दोगे तो क्या होगा, फिर सारा ध्यान आपका जेई एडवांस में चला जाएगा, क्योंकि फिर आपको हर जेई मेंस के लिए एक हफ्ता पहले उन सब टॉपिक्स को केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा क्या कि अभी अच्छा कर दोगे ना, तो अब सिंपली आपने क्या करना है, आपको एडवांस की तैयारी की तरफ फोकस करना है। एडवांस के ही टॉपिक्स को ही बार बार पढ़ना, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है, पेपर को एनालाइज करते रहना है, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इनकेस अच्छा नहीं होता हमारा पेपर, तब डेफिनेटली सेकंड पेपर में और फाइट मारेंगे, उसको अच्छा करने ट्राई करेंगे। बट मुझे लगता है कि आप लोग मतलब मैं ये मानता हूँ सबका भी ऑन एन एवरेज स्कोर 160 के आसपास तो चल रहा होगा। एनटीए में 160 है सर। इंस्टीट्यूट वालों में 160 170। इंस्टीट्यूट में नहीं आ रहे इतने सर मेरे भी इंस्टीट्यूट वाले में कम आ रहे हैं सर। वो तो बहुत ही मतलब मोरल डाउन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। सर। पहले जो होते थे ना उसमें मेरे जैसे 250 या 260 या 220 ऐसे, मतलब 220 से नीचे उस टेस्ट में गए हैं जिसमें प्री बोर्ड्स थे, और अब जो फुल टेस्ट हो रहे हैं उसमें बहुत मतलब वो हुआ पड़ा है। ये देखो, अगर एनटी में सही स्कोर आ रहा है 180 190 170 180 ऐसा कुछ आ रहा है? यस सर। अगर एनटी में, तो देखो मेरे को अपने को मतलब किससे एनटी से, क्योंकि जो हमेशा यहाँ जो पेपर होंगे वो पेपर थोड़े हमेशा क्या होंगे यार, ऐसे पेपर होंगे जो कि उस पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, या क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होगी या क्वेश्चंस का जो चॉइस होगा वो हमेशा, तो देखो वो पेपर बनते हैं मार्क्स के लिए, समझ ना। उनको पता है कि 7 लाख 8 लाख 9 लाख बच्चों को पेपर देना है, तो पेपर ऐसा बनाना है हमें जिसमें बच्चे कम से कम आराम से मतलब 50-60% पेपर तो आराम से, वो 70% पेपर इनफैक्ट बोलिए कि बोल पाए कि हाँ ये, अगर हमने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी होती है, एनसीईआरटी के बेसिक फॉर्मूले पढ़े होते हैं, प्रदीप ही की होता है, तो हम 70% पेपर बना पाते हैं। पेपर हमेशा मार्क्स के लिए बनता है, पेपर कभी भी किसी भी टॉपर के लिए नहीं बनता है। और यहाँ पर हम बहुत कम सिलेक्टेड लोगों को पेपर देते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग अपना जो पेपर है उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रखते हैं जो कि थोड़ा बहुत एडवांस को टच करता है। इसकी वजह से क्या होता है, पेपर हमारा अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, तो पेपर हमारा लेंथी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना भी मुश्किल हो जाता है बहुत बार। यस सर। यस सर। यस सर। ये मैथ्स में बहुत हो रहा है, मैथ्स में मैथ्स में तो पहुंच ही नहीं पा रहा 25 तक। सब मैथ्स के लास्ट 5 मैं बोल रहा हूँ कि ना इतना फास्ट करने का ट्राई करो। इसलिए देखो अगर क्वेश्चन में अटक रहे हो ना, तो इसलिए छोड़ना बेनिफिशियल है। मैं देखो केमिस्ट्री में जितनी मेहनत करोगे ना, केमिस्ट्री आपको हमेशा उससे ज्यादा फायदा देगा। फिजिक्स में जितनी मेहनत करोगे, फिजिक्स उतना ही फायदा देगा। मैथ में जितनी मेहनत करोगे, मैथ उससे कम आउटपुट देता है। तो अगर आप मैथ के लिए 1.25 घंटा बचा पा रहे हो,
इससे अच्छा कोई सिनेरियो नहीं है मैथ को करने के लिए। मतलब अच्छे से अच्छा बच्चा भी, मतलब मैं सर्वेश की बात करूँ या आशीष की बात करूँ, ये लोग ऐसे थे जो कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट बचाते थे मैथ्स के लिए। इसलिए वो उनका केमिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया था अपना। तो केमिस्ट्री में चीज़ें उनको इतनी ज़्यादा याद हो गई थी कि वो 30 मिनट में 35 मिनट में केमिस्ट्री बना लेते थे। और जब आप एनटीए पेपर दे तो मेरे ख्याल से एनटीए का केमिस्ट्री आसान आ रहा होगा, वो तो मुश्किल ही लगता होगा। नहीं, हाँ सर। इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनिक बहुत गंदी आती है, पर उसमें सर इंस्टीट्यूट में तो फिजिक्स भी मतलब ठीक था, अच्छे इनऑर्गेनिक, लेवल सॉरी, की आती है इनऑर्गेनिक बहुत physics। गंदी आती है इंस्टीट्यूट में। सर एनटीए में सर ऑर्गेनिक उतनी मुश्किल नहीं आती सर। इनऑर्गेनिक ऊंची होती है सर काफी, वो याद नहीं सर होती। वहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वो नहीं होते। मोस्टली इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो जिसमें फंसते हो? यस सर। यस यस एनटीए। फिर तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा, फिर तो यार जो इनऑर्गेनिक की जो चीज़ें वो याद कर लो ना, अभी भी टाइम है हमारे पास। और ये सब मेंस में थोड़ी, एडवांस में भी तो हेल्प करेगा। याद सर करो। एटॉमिक नंबर ही पूछी जा रहे हैं कब से ये ना, मतलब पेपरों में पिछले 3 पेपर करे, 3 में कम से कम 6 क्वेश्चन मिल गए जिसमें एटॉमिक नंबर के बेस पे ही फिर वो आंसर। कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, यस एक सर, और वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन आता स्टेट है। के ऊपर आ रहा है। सर वही पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट याद हाँ, होनी फिर ना चाहिए। देखो डीएफ में से आती है ये सब चीजें कि ये अब ऑक्सीडेशन आ रहा है। अब देखो, अब तुम लोग मुझे इस स्टेज पे आके ये बोलोगे कि यार देखो है ना, तो देखो पीरियोडिक टेबल तो यार ऐसा ना, केमिस्ट्री का मतलब कि आत्मा है ना, कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं तो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग यार ऑलमोस्ट तो याद होगा ही ना टेबल। यस सर। यस लेंथ सर। एंड Yes, sir. वो उसमें प्रॉब्लम। तो यार बहुत, सर एफ ब्लॉक नहीं कर रखा बस। हाँ तो यार देखो वो इनऑर्गेनिक पे थोड़ा एनर्जी लगा दो, थोड़ा उसको पढ़ने का याद कर लो, कुछ नोट्स है उसको याद करने का ट्राई करो, क्योंकि वो अगर आप केमिस्ट्री में टाइम बचा रहे हो तो एक्चुअली यार सोच लो कितना आपको हेल्प मिल रहा है मैथ के लिए। फिजिक्स में मान के चलो किस्मत बहुत अच्छी हुई तब जाके पेपर 40-45 मिनट्स में कर पाओगे, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड टाइम है सबका वो 50-55 मिनट से कम नहीं होता किसी का भी फिजिक्स के लिए। तो केमिस्ट्री ही है जहाँ पर आप टाइम निकाल सकते हो और मैथ में टाइम लगा सकते हो। तो सर तो एक चीज केमिस्ट्री और में इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ सकते हैं, मतलब और करने के लिए? यार इनऑर्गेनिक में तो मैं ये बोलूंगा यार, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है, एक आपका केमिकल बॉन्डिंग है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सॉल्ट एनालिसिस, मेटलर्जी और एवरीडे केमिस्ट्री से क्वेश्चन पक्के से आता है मुझे ऐसा लगता है। यस सर वो उसमें बहुत गंदे गंदे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे एक इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन था कि एक स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ और उसमें उन्होंने पूछा ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो Structure इस नहीं वाले आता। एनसीए क्वेश्चन में में कायरल फंसते हैं। कार्बन्स पूछे हुए थे। वो ड्रग्स के नाम पे आ जाते हैं सवाल, नाम भी नहीं सुने होते इनके। देखो ये सब है ना पैरासीटामोल, इन सबके जो भी उनका वो हाँ यस सर। डायग्राम बनाना होता है ना। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से देखो सॉल्ट एनालिसिस आपको याद होना चाहिए, आपको मेटलर्जी वाली चीज याद होनी चाहिए, जो आपकी पी ब्लॉक डी ब्लॉक का आपको अब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है इनमें से एक दो ब्लॉक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डी ब्लॉक होता है क्या जो इंपॉर्टेंट होता है? पी ब्लॉक और पी डी ब्लॉक, ब्लॉक। डी ई ब्लॉक। और डी। हाँ तो यार इनका तो मतलब ये तो ऐसा कि जो मतलब आपको स्किप करना ही नहीं चाहिए, मतलब इवन इनसे क्वेश्चन इस बार आए नहीं आए कोई बात नहीं, ये तो आपको मतलब इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, तो आपको करना ही है। और अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं ले सकते हो, तो क्योंकि टाइम इतना है नहीं, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्गेनिक में कोई चीज़ है तो ऑर्गेनिक में एक्सेप्शन याद कर लो यार, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म तो समझ में आई होगी चीज़ों का, यस सर। है ना, पर कुछ कुछ रिएक्शंस में कुछ अलग से प्रोडक्ट बनते होते हैं, उन सब रिएक्शंस को जरूर देख के जाओ कि यार इसमें ये एक्सेप्शन था, इसमें एक्सेप्शन था, इनऑर्गेनिक में हाँ ये एक्सेप्शन था। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत हैं जो मेरे ख्याल से तो यार केमिस्ट्री में अंकित सर है ना यार, यस सर। यस वो बता पाएंगे, लेकिन जो मैं जर्नी देखता हूँ उस जर्नी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि यार इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कोई भी मतलब किसी भी तरीके से आप इनऑर्गेनिक को छोड़कर जाकर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि केमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा होगा। तीनों ही ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल उस पर आती है। फिजिकल बहुत आसान आती है आईआईटी एडवांस में भी, जेईई मेंस में भी। ऑर्गेनिक मोर ओवर याद आपको दिमाग वाली होती है, चीजें पता होती है। इनऑर्गेनिक फैक्टर जिसने जितनी बार, और इनऑर्गेनिक ऐसा नहीं है जो आप एक बार पढ़ोगे आपको याद होगा। मुझे पर्सनली फील होता है कि कम से कम 5 से 6 राउंड जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको आपका जेईई एडवांस के लिए आपका इनऑर्गेनिक रेडी नहीं है।
तो एटलीस्ट 5 से 6 राउंड दिमाग में होनी चाहिए कि इतने राउंड तो लगाने ही है बाय द एंड ऑफ मई और जून, और वैसे 3 जुलाई के आसपास पेपर, 3 जुलाई को ना 3 जुलाई को आपका पेपर एडवांस का। यस सर। यस सर। अभी से है ना चालू कर दो उस तरीके से इनऑर्गेनिक को पढ़ना कि जो आपको वहां जाके हेल्प करे। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इस पेपर में अगर हेल्प नहीं करेगा तो जो आप अपना मई में दोगे या जो आप अपना अप्रैल में दोगे वो जेई में से तो डेफिनेटली हेल्प करेगा ना यार ये, राइट? तो करो एंड चिल होके जाओ यार थोड़ा सा, है ना। अभी जो दे रहे हो पेपर, जो भी पेपर दोगे उसको बहुत सिंसियरिटी से देना। जो हमने डिस्कस किया कि थोड़ा इमोशनलेस होके नहीं हो रहा, आगे जाओ, मैथ पे टाइम डिवोट करने का ट्राई करो। डिवोट करने का मतलब ये नहीं कि आप मैथ से चालू करो पहले से ही उसको 1.25 घंटा दे दो। तो ऐसा ना हो कि मैथ में किसी ने क्या पूछा यार, किस चीज के लिए दोस्त? अच्छा सर, पहले न्यूमेरिकल टाइप करें या ऑब्जेक्टिव टाइप करें? ओके, आप लोग क्या करते हो पहले मुझे बताओ। आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप पहले ऑब्जेक्टिव टाइप करते हो क्योंकि उसमें हमें अपना कंफर्ट फील होता है ना। यस सर। यस सर। मुझे लगता है कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्टिव पे जाना चाहिए। एडवांस की बात करोगे तो मुझे हमेशा लगता है कि पहले सिंगल करेक्ट वाले सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए, जैसे कि सिंगल करेक्ट हो गया, पैसेज वाले भी सिंगल करेक्ट होते हैं, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप भी सिंगल करेक्ट ही एक तरह से मतलब सोल्व करने में होते हैं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ना केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का सबका सिंगल करेक्ट पहले कर लो और फिर बाद में जाके हर टॉपिक का फिर तुम मल्टीपल करेक्ट करने जाओ। क्योंकि मुझे लगता है जो आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज होते हैं शायद वो मोर देन वन ऑप्शन वाले नहीं होते। तो यहाँ बहुत सिंपल पैटर्न है, आप चाहे सब्जेक्टिव पहले करो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑब्जेक्टिव करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से सब लोग ऑब्जेक्टिव करते आए हो, तो अब जाके आपको सब्जेक्टिव पहले करने की जरूरत है नहीं। तो जो पैटर्न आप फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करो, उसमें कोई खास चीज मतलब। EM वेव में क्या क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर्मूला याद करना है। की रेंज याद करनी। परफेक्ट है। टेलीस्कोप में सबके मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर वाला जो फॉर्मूला था वो याद रखना है, राइट? वैसे लॉजिक वाले सारे क्वेश्चन तो बना लेते हो, लॉजिक वाला तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता होगा ना यार? यस सर। वो हो जाता है। हो जाते हैं वो। तो ट्रांजिस्टर वाले में आती है दिक्कत। यस सर, वो फॉर्मूले Yes, बहुत sir. वो अल्फा बीटा वो कॉमन एमिटर ये सब में। हाँ देखो, कॉमन एमिटर के लिए अल्फा डिफाइन होता है, बीटा डिफाइन होता है? बीटा। फॉर्मूला क्या होता है बीटा का? अच्छा, अल्फा कॉमन बेस के लिए अल्फा डिफाइन होता है IC by IE. अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है? अच्छा, अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं, मान लो मैं कॉमन एमिटर में वोल्टेज गेन की बात करूं, तो वोल्टेज गेन क्या करना पड़ेगा? आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस से बस मल्टीप्लाई करना है। यस सर। आउटपुट रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? आरसी को। RC. इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? जो बेस में लगा हुआ है, क्योंकि एमिटर तो कॉमन ही है, इनपुट साइड में बेस है ना यार। Yes sir. Yes. यस। तो उन्हीं को यूज करना है, तो करो। बाकी कुछ 2-3 ट्रांजिस्टर लगा दिए, कुछ अलग से कहीं से इनपुट दिया तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर अपने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थ्योरी है उसका। तो 1-2 ट्रांजिस्टर लगा दिए फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर तो इम्पॉसिबल। तो इंजीनियरिंग में भी मतलब कराते होते हैं, इंजीनियरिंग कराते होते हैं 2 ट्रांजिस्टर या 3 ट्रांजिस्टर अपने एक साथ लगाए हुए हैं, और वैसे इंजीनियरिंग में तो कराएंगे। तो उस टाइप का तो ज़्यादा दिमाग वाला उसको तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ यार, तो ज़्यादा समझदारी की बात है। बाकी गाइस, स्क्रू गेज आपको शीट मिल गई क्या एरर वाली? मैंने सुनीता मैम को भेजी थी, आपको आपके ग्रुप पे आ गई है? नहीं आई शायद अभी तक तो। नहीं है। बोले तो मैम उसमें क्या है, उसके पहले 3-4 पेज में ना वो थ्योरी है कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपका पोटेंशियोमीटर हो गया, आपका मीटर ब्रिज हो गया, आपके
रेजोनेंस कॉलम ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, आपका सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जो भी प्लस 1 प्लस 2 के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सब की उन्होंने थ्योरी दी हुई है। उसके बाद फिर उन्हें क्वेश्चन दिए हुए, तो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। प्रैक्टिस करके बताओगे, मैं एक क्या कहते हैं डिस्कशन सेशन रख लेंगे जिसमें वो शीट डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट, एक आधी शीट और देता हूँ, जो अगर डीसी पांडे है तो डीसी पांडे में एक अलग से एक्सपेरिमेंट एंड एरर्स करके चैप्टर है, उसके क्वेश्चन ट्राई कर लो। नहीं तो मैं उसकी मैंने क्वेश्चंस की फोटो ली हुई है, उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ, वो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, आप वो सॉल्व कर लो। यस अब सर। जो हमने ओके सर। जब हमने स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, ईमानदारी से बताओ आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जाके एक्चुअली उस टॉपिक की प्रैक्टिस की थी? तो प्रीवियस ईयर कर लिए थे उसके। हो रहे? यस सर, वो तो हो गए थे। यस सर। देखो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बताया कि किए हैं। तो समझो तो हमेशा कभी भी लेक्चर लगाना से पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ना उसकी जाके प्रैक्टिस करनी होती। तो खैर मैं वो शीट अभी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और वो लगाओ, फिर एक डिस्कशन रखते हैं अपन लोग, फिर डिस्कशन करेंगे, है ना। एंड गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड इजी चिल आउट। बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, अपना बस बेस्ट दे के आओ, है ना। अपनी मेहनत को पूरा मतलब जस्टिफाई करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नर्वस होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उस नर्वसनेस को ओवरकम करके ही पेपर को फोड़ के आना है। तो फोड़ दोगे पेपर? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.